ये समझ आ गई थी कैसे किया है? इफ देयर इज नो यूजफुल वर्क इन द इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में कोई वर्क नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ हम हीट देके उसमें से वो करें, वी कैन फाइंड द हीट मूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस। जो इवेपोरेटर है उसको हम रेफ्रिजरेटर स्पेस का ही नाम दे रहे हैं। अब क्यू इवेपोरेटर किसके इक्वल हो जाएगी? उसका जितना मैस फ्लो रेट, जिस जो आपके पास कूलेंट आ रहा था उसका जो फ्लो रेट था, मैस फ्लो रेट दैट्स यूर 0.05, और उसके बाद जो है ना आपके पास जो उसकी इंथैल्पी है H1 माइनस H4। ये ज़ैनुल आबिदीन समझ आ गई आपको? जैन नजम समझ आ गई है? वैल्यूज पुट करो, इसको सॉल्व करो। जी ये इवेपोरेटर की आ हीट आपने निकाली। इसी तरह हमने कंप्रेसर का वर्क निकालना है। अब कंप्रेसर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्टेट कौन सी बनती है कंप्रेसर की? ये देखो 1 से 2, और मैंने ये भी कहा था कि इसको हमने एजेंट्रोपिक कंसीडर किया हुआ है। 1 से 2 में है तो H1 भी आपको पता है, H2 भी पता है, मैथ्स भी पता है, उस फ्लो रेट के साथ वैल्यूज पुट करो और वहां से वर्क ऑफ कंप्रेसर निकाल लो। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसके बाद आपने QH निकालनी, हीट रिजेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, यानी दैट्स यूर QH। कितनी आपने हीट अमाउंट ऑफ हीट एनवायरनमेंट में रिजेक्ट किया है, तो आप इसको क्या करते हो? अच्छा, अभी आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। ये QL और वर्क ऑफ कंप्रेशन आपने निकाल लिया उन दोनों को। अच्छा एक बात सुनो, हेलो आवाज आ रही है क्लास? अच्छा, अगर हम जितनी भी कंडेंसर से जितनी आपने हीट रिमूव की है प्लस जो आपने कंप्रेसर का वर्क दिया है, वो सारी की सारी किसके इक्वल होनी चाहिए? QH के इक्वल होनी चाहिए, ऐसे ही है? यस सर। देखो ना, आपकी टोटल हीट किसकी इक्वल आ जाएगी? जितना आपने वर्क में कंज्यूम किया है प्लस जो आपने हीट एटमॉस्फेरिक में भेजी है, सराउंडिंग में भेज दी है। क्यों जो हीट रिमूव हुई है वो? हाँ, जो ही QH आपने टोटल सप्लाइड हीट थी कंडेंसर से। आपकी, एक तो हमारी वर्क में कंज्यूम हो गई है, दूसरी हमारी हीट उसमें कंज्यूम हुई है, सराउंडिंग में लॉस हुई है, QC। तो आपने QH निकालना है यहाँ से। तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, तो Q इवेपोरेटर डिवाइडेड बाय वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो ये 4.05 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक सेशन है न्यूमेरिकल्स का, वो मैं आपको दे देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। जी सर। सर जी जी, जी बोले। सर ये जो हमारा कल सीआर ने बताया था कि वो जो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थे उनकी केस स्टडी की प्रेजेंटेशन बनानी है, पर वो जो हमारे पास प्रॉब्लम है तो वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ही है ना, तो वो तो न्यूमेरिकल वाइज सॉल्व हुआ, तो उसका प्रेजेंटेशन बना के उसकी क्या केस स्टडी दे? वही ना, इसी तरह जैसे ये न्यूमेरिकल इस तरह आपने बताना है, TS उनकी बतानी है, COP निकालना है, फार्मूलाज लगाने मतलब हैं। जैसे हमने वो लिखा, मतलब जो हमने वो लिखा हुआ है हम उसी को मतलब बता दे, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन कैसे दे? न्यूमेरिकल जैसे ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस तरह आपने लेक्चर बना के वो प्रेजेंट करना है। सब प्रेजेंटेशन रहने देते हैं, वैसे हम जो हमने मतलब बनाई हुई है वर्ड की फाइल क्यों रहने बनाई हुई यस है देते सर, हैं? उसे इतनी अगर हम जल्दी एक्सप्लेन कैसे? कर दें।
नहीं क्यों सर हम इतनी जल्दी कैसे? वो तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको पता नहीं है प्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स नहीं की। सर आपने नहीं हमें बताया था, सच में आपने नहीं पता। सिर्फ अपलोड करी थी और वो ये था कि लिखनी, हमें नहीं पता था कि उसकी प्रेजेंटेशन बनानी। नहीं प्रेजेंटेशन है उसकी। अच्छा ये इसको वो आप कल बना लेना 2 ग्रुप इसी तरह, यानी डायग्राम वहां पे अपलोड करो, क्वेश्चन लिखो और उसके स्टेप्स लिखो, सॉल्यूशन के टीएस डायग्राम ड्रा सर करो। फिर वो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे का कर ले। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूसडे ट्यूसडे से तीनों तो ग्रुप कर लास्ट लेंगे। लेक्चर है, उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे आपके। तो सर 3 ही इतना जल्दी ग्रुप नहीं है। पढ़ सकते ना सर। जी तो सर हम लास्ट ट्यूसडे को दे देंगे, मतलब लास्ट ट्यूसडे कह रही हूँ, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ये आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी? सर नो हमें सर, पता ही हमें नहीं है पता ही नहीं था कॉम्प्लेक्स कि कितनी होगी। प्रेजेंटेशन बनानी। क्यों, आप बाकी किसी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं हुई आपकी? सर सर न्यूमेरिक लेकिन कितनी हुई थी? न्यूमेरिकल की कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुई। वो तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट की हुई है बस। यस सर। अच्छा ये इसको फिर डिस्कस करते हैं। ये आप क्वेश्चन पढ़ो, एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल, आप इसको जरा करो सॉल्व। ये जो क्वेश्चन किया हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा है। That uses refrigerant 134 as the working fluid, maintain a condenser at 1000 kilopascal and evaporator at 4 degree centigrade. Determine the amount of power हमने find करनी है required to service 400 kilowatt cooling load and coefficient of performance of this system. ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, जरा इसको रीड करो एक दफा। ये देखो इवेपोरेटर में कॉइल्स लगी होती हैं इस तरह, ये जो लगा हुआ है रियल टाइम, ये इवेपोरेटर्स है। हम इसको कोल्ड रेफ्रिजरेटर स्पेस भी कहते हैं कि हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट प्रोवाइड करें तो सराउंडिंग में कूलिंग आ जाएगी। तो इसमें क्या है, कंडेंसर में हम सराउंडिंग में हीट दे रहे होते हैं, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे होते हैं। और ये कंप्रेसर लगा हुआ है आपके पास, इस तरह आपने कंप्रेसर वहां पे डायग्राम में शो करना है प्रेजेंटेशन में। ये एक्सपेंशन वाल्व, वाल्व पढ़े हुए आपने, थ्रॉटलिंग वाल्व भी जिसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। जी सर। यस सर करेंगे। अच्छा अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि डिटरमाइन दी पावर, कितनी हमें पावर चाहिए। पावर कहाँ पे लगेगी हमारी इस पूरे थर्मोडायनामिक्स इक्विपमेंट साइकिल में, कहाँ पे पावर यूज हो रही है? कहाँ पे कंप्रेसर पावर, पे सर। कहाँ पे? कंप्रेसर। कंप्रेसर के साथ जो कंप्रेसर पे मोटर लगी है वो कितने मोटर लगेगी किलोवाट, सर। हाँ उसकी पावर लगेगी, कंज्यूम यस सर। होगी। अच्छा अब क्या है, आपने यहाँ कहाँ सीओपी कैसे निकालना है? सीओपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं गिवन, पहले हमने टेम्परेचर जब गिवन होते थे तो वहां से निकाल लेते थे। ये सर जरा वर्क दोबारा से बताने की निकाल। जरूरत है। स्टेट 1 पे, स्टेट 2 पे लिक्विड मिक्सर होगा, वेपर मिक्सर होगा, वेपर्स होंगे, नो लिक्विड सर। होगा। चलो ये क्लियर, आपने डायग्राम बनानी है, स्टेट्स बतानी है। अच्छा अब आपने क्या करना है, हमने कंप्रेसर की पावर निकाली, तो उसके लिए हमें, ये ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। है ये क्लोज साइकिल, ये है साइकिल, साइकिल की बात लेकिन करें तो वो क्लोज चीज लेकिन होती है, इसमें कोई भी हीट साइकिल होगा इनपुट वो होती है। क्लोज उसमें होगी। इवेपोरेटर, सॉरी कंडेंसर। अच्छा हाँ, हमने जब पावर निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू एन किसके इक्वल हो जाएगा, जरा मुझे बताओ इंथैल्पी की फॉर्म में। मास फ्लो रेट जो कूलेंट का आ रहा था, मल्टीप्लाई एम बाय इंटू एच H2 माइनस H2 H1। माइनस H1। एच हाँ वन। ठीक है। अच्छा ये टीएस डायग्राम जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन था, पहले मैं उसकी टीएस डायग्राम आपको बता देता हूँ जो अभी हमने किया था उसमें। ये है इसकी टीएस डायग्राम। अब ये अगर देखो तो आपको पता चल रहा है कि, मुझे ये बताओ कि स्टेट 1 पे क्या था आपके पास, मिक्सचर था लिक्विड वेपर्स का, ऐसे ही है। मिक्सचर था। यस। और स्टेट यस 2 पे सर। क्या थे, वेपर्स। तो वेपर्स ये थे। इस डोम रीजन के बाहर क्या चीज होती है, किसके डोम, बाहर सर? इस ये टू फेस कर्व जो होते हैं डोम रीजन के बाहर क्या चीज होती है, यहाँ जी पे क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं। इसके अंदर क्या वेपर्स होते होते हैं हैं, सर। मिक्सचर लिक्विड वेपर्स का जी। सर 2 पे भी अगर वेपर्स है तो 3 पे भी डोम के बाहर है तो वो भी वेपर्स होंगे और अंदर मिक्सचर होगा ना।
क्या कह रहे हो जैन, क्या कह रहे हो? हेलो। सर बस समझ आ गई सर। और मेरे भाई जब स्टेट 2 है कंप्रेसर के बाद तो वेपर्स बन जाते हैं ना, तो वो डोम रीजन के बाहर ही होंगे ना वेपर्स। डोम रीजन से पहले सैचुरेटेड रीजन होता है, उसके बाद टू फेज रीजन होता है लिक्विड वेपर्स का, और डोम रीजन के बाद आपके पास वेपर्स होंगे या सुपरहीटेड वेपर्स होंगे। अब 2 के बाद जब 3 पे जाएंगे, अब 2 और 3 ये कंडेंसर वाली स्टेज है, यहाँ पे फिर टू फेज रीजन आ जाएगा। यहाँ तक तो वेपर्स थे, जैसे कंडेंसर में गए तो वो लिक्विड वेपर मिक्सर बन जाएगा, और कंडेंसर के बाद जो है ना वो क्या होगा, वहां पे भी मिक्सचर होगा वेपर लिक्विड का। उसके बाद फिर हम उसको किस पे लेके आएंगे, जब 4 स्टेट पे लेके आएंगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे, सैचुरेटेड लिक्विड। और ये अगर एजेंट्रोपिक कंसीडर करो तो आपके पास एजेंट्रोपिक कंडीशन में 4s हो जाएगा और यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो इसको आप देख लेना आपने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है, ये टीएस डायग्राम खुद ड्रॉ कर लोगे या मसला है इसमें कोई? सर कर लेंगे। ये एरो क्या बता रहा है और ये एरो क्या बता रहा है? क्यू सी वाला एरो क्या बता रहा है कि आपने सिस्टम को हीट दी है, इवेपोरेटर है। जब इवेपोरेटर में सराउंडिंग से हीट सिस्टम को देते हो तो वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप। वो हीट यस सराउंडिंग वाली हीट सिस्टम में जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा ना। जब सिस्टम की हीट सराउंडिंग में जाएगी जैसे QH है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू करते हैं कि T1 जो है ना आपके पास वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस T1 पे स्टेट क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेट पे क्या है, ये है फर्स्ट स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर होता है लिक्विड वेपर्स का, सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं। अच्छा, आप क्या करो, आपको आपने क्या करना है यहाँ पे, इन कंडीशंस पे आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाना है और वहाँ पे इंथैल्पी देखनी है क्या है, 252.82। ये उसी टेबल में जाओ, टेम्परेचर वाले टेबल में जाओ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में। ये इसमें जाओ ना, ये टेबल A11, 4 डिग्री टेम्परेचर मिला नहीं मिला? हेलो। मिल गया सर। उस पे जरा इंथैल्पी वाले टेबल में जाओ, जहाँ पे इंथैल्पी क्या है, किलो जूल पर केजी, उसकी वैल्यू क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सर किसकी उसकी वेपर की या लिक्विड की या मिक्सचर की? मुझे बताओ किसकी हम चेक करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है स्टेट 1 पे? सर मिक्सचर वेपर की। वेपर की वेपर। मेजॉरिटी में वेपर्स है ना उसमें, हम उसको सैचुरेट कह देते हैं कि वेपर्स जो है ना वो सैचुरेट हो चुके हैं, उसमें लिक्विड के साथ वो सैचुरेट हो चुके हैं। तो यस वेपर्स सर। की चेक करोगे ना, वेपर्स की एंथैल्पी देखो और एंट्रैपी देखो। सर वेपर की एंथैल्पी है 252.77 और एंट्रैपी कितनी है? और 0.92927। यही है सर ऑलमोस्ट। मिल गई है वैल्यूज दोनों? यस सर। अच्छा, इसी तरह आप जो आपके पास स्टेट 2 है उसमें 1 मेगा पास्कल जो प्रेशर गिवन है उसको हमने एज एंट्रोपिक कंसीडर कर ले कि भाई इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहे, तो S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। प्रेशर भी गिवन है और एंट्रैपी भी गिवन है। आप इसको कैसे चेक करोगे, एंथैल्पी की 1 मेगा पास्कल मतलब 100 किलो पास्कल, ठीक है, 1000 किलो यस पास्कल, सर। 100 यानी किलो किलो में पास्कल। करोगे तो कितना हो हाँ जाएगा, 1000 किलो 100 का। किलो पास्कल। किलो पास्कल हो जाएगा। मेरे मेगा क्या होता है 10 की पावर 6, ठीक है, 1000 किलो पास्कल। अब आप इस पे जाओ, 1 मेगा पास्कल, ये टेबल है आपके पास A13,
A13 और A13 टेबल पे जाओ और वहां पे 1 मेगा पास्कल आपको प्रेशर गिवन है, मिला है किसी को? टेबल A13 में जाना है। यस सर। अच्छा, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, इंट्रैपी देखो कि इंट्रैपी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.92। अब देखो कि उसी 1 मेगा पास्कल जो प्रेशर है उसमें 0.92 कहाँ पे है वैल्यू, इंट्रैपी की वैल्यू सिर्फ चेक करो। 0.91 और 0.95 दो वैल्यूज है ना, यस सर। इन दो के दरमियान में 0.92 आ जाएगी। यस। ठीक है, इन दो वैल्यूज के दरमियान में, और आपको वो इंथैल्पी की पता चल जाएगी 0.9180 पे इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, यस सर। 271। 0.95 पे भी पता चल जाएगी 282। ठीक है, यस सर। लेकिन हमें चाहिए किस वैल्यू पे, 0.92 पे चाहिए इंथैल्पी। इंटरपोलेशन करोगे यहाँ पे फिर दोबारा, हेलो, यस सर। तो जब यस सर। 0.92 पे चेक करोगे तो आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 271 और 282 के दरमियान में, ऑलमोस्ट यस। 275 बनेगी। ये माइंड काम करता है यहाँ पे, नहीं करता, एक्सेप्ट करता है इस वैल्यू को जो यहाँ पे गिवन है। कहाँ पे सर? 275 वैल्यू यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, 282 और 271 के दरमियान में। नहीं आएगी ना। 281 और 282 और 271 आ जाएगी सर। ये कर लोगे सॉल्व? यस सर। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो H3 इज इक्वल टू H4। यस सर। जो आपने H3 निकाली थी तो उसी H3 को डायरेक्ट आपने क्या करना है कि 1 मेगा पास्कल पे देखना है कि सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू क्या है, क्योंकि कंडेंसर के बाद मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है, लिक्विड की। तो हम सैचुरेटेड लिक्विड को हम कहेंगे कि उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स हैं। जरा चेक करो 1 मेगा पास्कल पे सैचुरेटेड लिक्विड की इंथैल्पी क्या है। 1 मेगापास्कल पे सैचुरेटेड लिक्विड की 1 मेगा पास्कल मतलब 1000 किलो पास्कल। ये टेबल A12 में हो, टेबल A12 में हो, वहां पे चेक करो। मुझे मिल गई, आपको मिली है? टेबल A12 में जाना है, 1000 किलो पास्कल पे चेक करना है H की वैल्यू क्या है। 107। 107 यस सर। बिल्कुल ठीक है, ये पता चल गया है। जी यस जी सर। सर। वन 107.32। ओके, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये QL निकालोगे आप नहीं निकालोगे, जो हीट रिमूव कर रहे, जब H1 पता चल जाए, H4 पता चल जाए, मैस फ्लो रेट आपको पता है, तो यहाँ पे वैल्यू स्पॉट करो, सॉल्व निकाल करो। लेंगे सर। ये W वर्क कंप्रेसर का निकाल लोगे नहीं निकालोगे? निकाल लेंगे सर। कोई मसला? नहीं सर। अभी मसला ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, अगर नहीं करोगे एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर सकोगे। फिर बता रहा हूँ, ये अगला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, इसमें इस सेक्शन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपने खुद परफॉर्म करने हैं, सेम मेथड सेम प्रोसीजर से। सर आप समझाइए, इतना अच्छा देते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी सर आप समझाइए, इतना अच्छा देते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर में भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैं तो आप लोग जरा ये न्यूमेरिकल्स मैं दोबारा आपको मेल करता हूँ, इसको आप सॉल्व करो, अभी बैठ के ना इसको सॉल्व करो। आपकी सर क्लास है उसको अभी बता कोई? देना प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन कल जो है ना, आप लोग एटलीस्ट ग्रुप की फॉर्म में क्यों नहीं बना सकते? आज आज के पूरा दिन है, पूरी सर रात है हमारे आपके यहाँ पास। 2 क्विज है। सर आज 2 क्विज देने हैं हमने, 2 वो क्विज क्लियर देना कर है। दिए हैं सर। तो क्विज मेरा भी होगा नेक्स्ट वीक मेरा क्विज भी होगा, नेक्स्ट वीक असाइनमेंट भी होगी। सर वो दे ओके देंगे, सर। सैटरडे संडे आ जाएगा सर, वो सर वीक में। असाइनमेंट इसी वीक दे दें। असाइनमेंट मैं ये सैटरडे की डेट रखता हूँ, और क्विज जो है ना वो ये मंडे को होगा। और ओके प्रेजेंटेशन सर सर। ट्यूसडे कर लें। ठीक है, प्रेजेंटेशन ट्यूसडे होगी। ये ठीक है हमारे कितने क्विज हो चुके हैं? सर, 3 या 4 तो हो गए हैं सर। चलो ये लास्ट 4 क्विज है, हो उसके बाद गए। असाइनमेंट्स भी मैंने 6 पूरी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।
प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक होगी। इसी तरह न्यूमेरिकल्स आपने बनाने, टीएस डायग्राम बनानी है, उनकी ब्लॉक ठीक, फ्लो ओके डायग्राम दिखानी है, उनको लिखना है और फिर प्रेजेंट करना है।